नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह का वक्त हो गया है, शाम के 7 बजने ही वाले हैं। शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले वो कहानियां जिनकर आपने अपनी वोटिंग की है। पहली कहानी, स्मार्ट सिटी का गुरूर बारिश के पानी में किस तरह चकनाचूर। इस खबर को 15% लोग देखना चाहते हैं। मॉनसून का कहर जबरदस्त बरस रहा है। 7:28 पर डिटेल में इस खबर पर बात करते हैं। दिल्ली टू मुंबई सड़क पर वर्दी वालों की दहशत क्यों है मची, इस खबर में भी बहुत दिलचस्पी है। 23% लोग देखना चाहते हैं कि आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस या डंडे क्यों बरस रहे हैं। और तीसरी कहानी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हैं कॉकरोच। अगले 24 घंटे में क्या होगा सरकार का फाइनल फैसला। इस खबर को 29% लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा। और आज जो खबर सबसे ज्यादा आपके वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है सोनम वांगचुक का अनशन तो टूटा, लेकिन जंतर मंतर पर आंदोलन कब तक नॉन स्टॉप जारी रहेगा। यह आंदोलन क्यों नहीं टूट रहा है, इस खबर को देखने में 33% दर्शकों ने अपनी वोट देकर दिलचस्पी दिखाई है। और यही चक्रव्यूह में आज की कवर स्टोरी भी है। छात्रों को इस्तीफा चाहिए। कल से आज तक तस्वीर लगातार बदली है। अगर नहीं बदली तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान सरकार ने कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीती रात आधी रात को युवाओं के नाम एक वीडियो मैसेज अचानक जारी किया। 27वें दिन सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल भी समाप्त कर दी। आज मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक विधेयक में कड़े संशोधन ले आई है। कड़ी सजा मिलने का प्रावधान कर दिया है। पेपर लीक मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकार ने ऐलान कर दिया है। आज सरकार और सीजेपी के बीच भी बातचीत का एक और राउंड हो गया। ये सब हुआ या कहें कि बहुत कुछ होता दिखा, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ या कुछ नहीं बदला तो वो है प्रदर्शनकारी छात्रों यानी कॉकरोचों की सबसे पुरानी और सबसे पहली मांग। शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जेन जी के आक्रोश को देखते हुए मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आती है। अभय बैठ ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं, अभय बैठ ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं, ये है वे जिनके जादू पानी में आग लगाते हैं। वहीं अपने देश की युवा शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं। देश के पास 35 साल से कम उम्र के 80 करोड़ नौजवान हैं। अगर इन नौजवानों के हाथ में हुनर है तो ये हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकते हैं। फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर जमे प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से जवाबदेही की मांग पर अब अड़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार इस व्यवधान के समाधान की राह तलाशती हुई दिखाई देना चाहती है। अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है, रुख में नरमी का संकेत भी दे रही है और कुछ हद तक तो झुकने को, बात करने को भी तैयार दिखाई दे रही है। छात्र कह रहे हैं पहले इस्तीफे की बात कीजिए, सरकार कह रही है आगे की बात कीजिए। और यही वजह है कि आज भी पूरा आंदोलन एक ही मांग के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दिया और वो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से सटे विट्ठल पटेल हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों आशुतोष रांका और सौरभ दास से 2 घंटे तक दूसरे दौर की बातचीत की। आप इन तस्वीरों को देखिएगा। इन तस्वीरों में दोनों मंत्री तो सोफे पर बैठे हैं और दोनों सीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनको कुर्सियों पर बिठाया गया है। इस पर भी विवाद शुरू हो गया है कि यहाँ भी इक्वालिटी, बराबरी सरकार ने नहीं दिखाई। छात्रों को कुर्सी पर बिठा दिया और मंत्रियों को सोफे पर बिठाया। इस पर भी विवाद अब एक नया छिड़ रहा है। बातचीत में 2 पॉइंट पर राय बनने की जानकारी सामने आई।
पहला आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इस पर सहमति बन गई। और दूसरी सहमति बनी कि जिन नीट छात्रों ने आत्महत्या कर ली है इस पेपर लीक की वजह से, उनके परिवारों को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ की धनराशि देने पर सरकार विचार करेगी, जो कि डिमांड रही है सीजेपी की। यहीं तक बातचीत आई, लेकिन इसके बाद बातचीत में एक बार फिर वही तनाव आ गया, यानी वही तनाव जहां से आंदोलन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रुख सरकार साफ नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा, खत्म करने का सवाल नहीं उठता। यानी बातचीत होकर भी बेनतीजा दिखाई दे रही है। सरकार ने इस्तीफे की मांग पर अपना जवाब सीजेपी के प्रवक्ताओं को देने के लिए अब कल फिर से 3:30 बजे मिलने के लिए समय दिया है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी ने कहा कि अगर अगले 2-3 दिनों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो सीजेपी वही करेगी जो 20 जुलाई को हुआ था, यानी फिर से एक इतने बड़े आंदोलन का कॉल दिया जाएगा। जैसा कि हमने 5 दिन पहले देखा था, वैसा आंदोलन फिर से देशव्यापी तौर पर छेड़ा जाएगा। तो में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। पर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी नरेंद्र मोदी जी से, इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे फिर। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा लेना या उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना, यह प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है। इसीलिए नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह कोई प्रॉमिस इन छात्रों के सामने नहीं कर पाए। हालांकि ये डिमांड डे 1 से पता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ही ये पूरा प्रदर्शन खड़ा हुआ। इधर प्रदर्शनकारी छात्र अपने स्टैंड पर अड़े हैं, उधर सरकार भी लगातार ये संदेश देने की कोशिश करती दिखती है कि वो सिर्फ आश्वासन नहीं, कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में अब कल रात आपको याद होगा ठीक 12 बजे के आसपास पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर, अपने इंस्टाग्राम पर करीब 2 मिनट 56 सेकंड का एक वीडियो मैसेज जारी किया इन तमाम छात्रों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। यानी सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक पर कार्रवाई भी हुई है, सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस बीच मोदी सरकार ने, जैसा कि पीएम ने कल वादा किया था, आज कैबिनेट की अहम बैठक की। इस बैठक में पेपर लीक को लेकर कड़े कानून बनाने वाले बिल को मंजूरी भी दे दी गई। सरकार इस कानून को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जो इस्तीफे की मांग पर सीजेपी कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के,
उस इस्तीफे पर सरकार फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। यानी धर्मेंद्र प्रधान अभी इस्तीफा नहीं देंगे, जो कि सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सीजेपी का कहना है कि कार्रवाई अपनी जगह है और जवाबदेही अपनी जगह। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के संदेश और कैबिनेट की मीटिंग के बाद भी आंदोलन का सबसे बड़ा नारा नहीं बदला है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांग दोहरा रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से अपनी पहल गिनाई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े फैसले कल सरकार ने लिए। गुरुवार देर रात केंद्र सरकार ने नौकरशाही में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया। 17 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी हलचल तो शिक्षा मंत्रालय में दिखी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को हटाकर उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। गौर देने वाली बात है कि विनीत जोशी 16 जनवरी 2025 से उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बने हुए थे। उससे पहले वे मणिपुर के मुख्य सचिव रह चुके थे और एनटीए के, जब ये एनटीए बना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2017 में 2018 में बनी थी, उसके पहले महानिदेशक के साथ और सीबीएसई के अध्यक्ष के तौर पर भी अहम जिम्मेदारियां विनीत जोशी एचआरडी मिनिस्ट्री में या शिक्षा मंत्रालय में संभाल चुके हैं। कहा जाता है कि वो सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट रहे हैं शिक्षा मंत्रालय के बीते 7-8 सालों में। इस आंदोलन की एक और बड़ी तस्वीर 27 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करके दिखाई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कल देर शाम गुरुग्राम के प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां नड्डा साहब ने वांगचुक को जूस पिलाया, अनशन तुड़वाया, लिखित में उनकी बातों को माना, हस्ताक्षर करके सरकार ने उनकी बातों को कागज भी सौंपा। इस दौरान उनकी 3 प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई। सरकार से ओर के इन मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। सोनम वांगचुक ने अनशन जरूर तोड़ दिया, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने अपने आंदोलन का उद्देश्य नहीं छोड़ा है। उनके इस फैसले के पीछे कई वजह बताई गई। 65 सांसदों ने, जो कि विपक्षी पार्टियों के हैं, उन्होंने भी लिखित में उनसे कहा था कि वो संसद में नीट पेपर लीक का मामला उठाएंगे। ये भी उन्होंने जिक्र किया। सरकार ने भी कहा कि इस पर चर्चा सदन में होगी। 2 दिनों तक चली बातचीत के बाद लिखित आश्वासनों पर सहमति बनी, जिसके बाद अनशन समाप्त किया गया। लेकिन एक बात थी ना तमाम आश्वासनों में कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो डिमांड थी, क्या सोनम वांगचुक उससे पीछे हट गए? बगैर इस्तीफे के वो क्यों अपना व्रत तोड़ रहे हैं? इस पर सोनम वांगचुक ने अपनी तरफ से एक नया वीडियो में एक रिएक्शन दिया, उसको आपको सुनना चाहिए। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज से 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले हो गया होता, तो आज इतना बड़ा बवाल ही नहीं खड़ा होता। सरकार को इतने सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता। सरकार को घेरते हुए तमाम देश भर के युवा सड़कों पर नहीं उतरे होते। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। 2.5 महीने में सीजीआई की कॉकरोच वाले कमेंट से यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जहां देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द की टिप्पणी कर दी थी, और वहां से यह आंदोलन सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ। अगर आपको याद नहीं है तो मैं कुछ घटनाएं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी मजे में इतना बड़ा आंदोलन के तौर पर सामने आ गई। 15 मई से लेकर आज तक की पूरी जो घटनाक्रम है उसको अब जरा समझ लेते हैं। सब कुछ शुरू होता है ये पूरा 15 मई से, 5 मई से माफ करिएगा, 5 मई को सीजीआई की टिप्पणी पर विवाद शुरू होता है। ये तारीख एक बार चेक करनी होगी, 5 है या 15, मुझे 15 लिख के दिखाई गई, ग्राफिक्स में 5 है। 15 मई है, ये ग्राफिक्स गलत बना हुआ, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की थी, और उसके बाद सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट हुआ सूर्यकांत साहब की टिप्पणी के बाद, जिसमें कॉकरोच की तरह कुछ युवा भटक गए हैं। इसके बाद अगले दिन 16 मई को
अभिजीत दीपके ने सीजेपी नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल बना दिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया उसी दिन 16 तारीख को कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है, लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था और युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंच चुकी थी। अभिजीत दीपके ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। अभिजीत दीपके उस वक्त बॉस्टन में थे, अमेरिका में, और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, सीजेपी के नाम से उन्होंने एक्स पर और इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट बना दिए। 18 मई को, यानी महज 2 दिनों के भीतर, सीजेपी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और जो देखो वो सीजेपी के नाम पर या कॉकरोच के नाम पर पोस्ट कर रहा था। आंदोलन को देश भर के युवाओं का समर्थन मिला। ये मैं मई के महीने की बात कर रहा हूँ। भूले मत कि 3 मई को नीट का पेपर लीक हुआ था, 15 मई को टिप्पणी होती है और 22 मई तक आते आते आंदोलन ने पहली बड़ी राजनीतिक मांग रख दी। सीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सबसे पहले सोशल मीडिया पर की। अभिजीत दीपके ने लिखा और उस मांग को बच्चों ने, युवाओं ने, फॉलोअर्स ने उनके हाथों हाथ लिया। 2 जून को अभिजीत दीपके ने यह घोषणा की अब वो 6 जून को भारत लौटेंगे और जमीन पे उतरकर, यानी सोशल मीडिया के कैंपेन को वो जमीन पे उतारेंगे और खुद उसकी लीड करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दबाव बनाएंगे। 6 जून को भारत लौटते हैं अभिजीत दीपके, उनको परमिशन मांगते हैं। दिल्ली पुलिस से कथित तौर पर परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती है, उनको आराम से जंतर मंतर जाने देती है। वहाँ वो 4-5 घंटे का प्रदर्शन करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं और वहाँ पर कुछ युवा इकट्ठा भी होते हैं। अभिजीत दीपके को लगा कि देश के आंदोलन में, इस आंदोलन में देश का युवा उनके साथ है। फिर वो दिल्ली से निकलकर लखनऊ, बेंगलुरु, पुणे समेत कई शहरों में अपने आंदोलन को ले जाते हैं। 28 जून को आंदोलन में, आप इस 28 जून के पहले एक और तारीख आती है 20 जून की, जब अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर दिल्ली में अनशन शुरू करते हैं, जंतर मंतर पर अनशन नहीं, माफ करेगा, आंदोलन शुरू करते हैं। उस दिन सोनम वांगचुक का साथ उनको मिलता है, लेकिन तब तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर नहीं बैठे थे। सोनम वांगचुक कह के जाते हैं कि अगर इस्तीफा नहीं होता अगले हफ्ते में तो मैं वापस लौटूंगा और भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, और वही हुआ। 28 जून को सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर लौटते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। 18 जुलाई यानी अनशन के 21वें दिन सोनम वांगचुक को, आपको अगर याद नहीं है तो फिर से याद करिए, बीते हफ्ते कथित तौर पर धोखे से दिल्ली पुलिस सुबह सुबह अचानक जंतर मंतर पहुंचती है। सफेद चादरों में छुपाकर अचानक कैमरों से चुपचाप, जिस तरीके पर तमाम सवाल खड़े हुए, सोनम वांगचुक जो कि भूख हड़ताल के 21वें दिन पे थे, उनको उठा के वो वहां से ले जाती है। दिल्ली पुलिस का तर्क होता है कि हाईकोर्ट का आदेश था कि उनकी सेहत गिर रही है, उसको देखभाल के लिए अस्पताल सफदरजंग ले जाया गया है। यहाँ पर अस्पताल से छुट्टी के लिए उनकी पत्नी गुहार लगाती हैं, दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सुनती नहीं है, फिर वो डिवीजन बेंच पे जाती हैं और फिर ये होता है। और इन सब के बीच में ये तमाम चीज़ें साफ तौर पे दिखाती हैं कि 20 जुलाई को मॉनसून का सत्र की शुरुआत होनी थी और इस दिन संसद मार्च के कॉल का जो कॉल दी गई थी वो इसीलिए दी गई थी कि मॉनसून सत्र का पहला दिन था। यानी सरकार के पास 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक का वक्त था जब वो बातचीत कर सकते थे, लेकिन बातचीत नहीं होती है। कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आज सरकार को काफ़ी बातों के आगे झुकना पड़ा है, मानना पड़ा है, लेकिन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर साफ हो गया है कि सीजेपी पीछे नहीं हटेगी और सरकार क्या करेगी, अभी तक तो खबर है कि इस्तीफा वो नहीं लेने वाली है, क्योंकि उनको लगता है कि सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। छात्रों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। सोनम वांगचुक के अनशन टूटने के बाद भी छात्र अपने पहले और सबसे जो अहम मांग थी उससे रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते हैं। इसमें उनकी मांग को राजनीतिक सुरक्षा मिल रही है विपक्ष के समर्थन से। सड़क से संसद तक विपक्ष छात्रों की इस मांग के सुर में सुर मिला रहा है। एक तरीके से इसके उनके पीछे कवच की तरह खड़ा हो गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो इस मामले पर होना चाहिए। बार बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो मांग है इस्तीफे की वो तो सबसे पहले होनी चाहिए, फिर संसद का गतिरोध खत्म होगा। आप कह सकते हैं कि विपक्ष आज छात्र आंदोलन का एक बहुत बड़ा ढाल या राजनीतिक तौर पर कवच बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष और सब लोग, मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा
होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा अंतर है सीजेपी की डिमांड में और विपक्ष की डिमांड में। एक चीज कॉमन है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सीजेपी भी यही कह रही है, विपक्ष भी यही कह रहा है। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री से, सरकार से माफी की अपील भी कर रहा है, जो कुछ 20 जुलाई को एट्रोसिटीज हुई पुलिस के द्वारा छात्रों पर। आज लोकसभा के अंदर और सदन के बाहर की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले विंडो में आप देख सकते हैं कि लोकसभा में कैसे हंगामा हो रहा है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान की विदाई चाहता है, तो इसी मांग के साथ ही विपक्ष ने सदन के बाहर भी और संसद के परिसर में मकर द्वार के पास धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। पोस्टर, बैनर लगाए, वो आप देख सकते हैं। बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नारे लगाते हुए दिखी। बस एक मांग, शिक्षा मंत्रालय से जाएं धर्मेंद्र प्रधान। At least Prime Minister has to sack Dharmendra Pradhan as a education minister. This is the demand of students of this country. Without seeing that demands of students, he is now trying to eyewash all the things. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस मामले में एक ही तरह का रुख अख्तियार किए हुए हैं। मंगलवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष अचानक प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठा था। वो तस्वीर आपको याद होगी। गुरुवार को राहुल गांधी के आवास से विपक्षी सांसद बसों में भरकर 30 जनवरी मार्ग स्थित शांति स्मृति पहुंचना चाह रहे थे। वो पूरा जो विवाद हुआ वो हमने आपको दिखाया। सड़क से संसद तक विपक्ष, खासकर कांग्रेस, लगातार हमलावर अंदाज में पीछे 5 अहम मांगे काम कर रही हैं। पहला, सदन में चर्चा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए माफी मांगे। दूसरा, छात्रों के मुद्दों को सरकार गंभीरता से सुने। तीसरा, प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच और उन पर दर्ज FIR दर्ज हो। नंबर 4, नीट UG के चक्कर में जान गंवा बैठे बच्चों को मुआवजा मिले। और नंबर 5, जिससे 1 इंच भी पीछे हटने को कांग्रेस क्या समूचा विपक्ष तैयार नहीं है, और वो है धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा या बर्खास्तगी। इन्हीं मांगों को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की संजीदगी और आधी रात को दिए बयान पर अब विश्वास नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा। ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। उनके इर्द गिर्द के लोग ही उनको समझा नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा होना चाहिए। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन अच्छी बात है, उनका सेहत के लिए हम खुशी है। आपको लगता है कि कांग्रेस की किसी बात को पार्टी को सीरियसली लेना चाहिए? लोग जुड़ते नहीं थे, 100 चुनाव हार गए, तो सीजेपी का जो है सोनम वांगचुक साहब जो है अनशन कर रहे थे, उस अनशन से जो लोग नजर आ रहे थे और देश में जो प्रतिक्रिया नजर आ रही थी, तो उसमें अपना रोटी सेकने लगे। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ। ये वही सोनम वांगचुक है जिन पे NSA लगा के 6 महीने जेल में रखा गया। वो लद्दाख की मांगों को लेकर था, यही केंद्र सरकार थी, इसी ने लगाया। लेकिन अब उसी सोनम वांगचुक के साथ सरकार बातचीत कर रही है, उनका अनशन तोड़वा रही है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर इसको देखना चाहिए। और अब बात प्रदर्शन को दबाने के लिए किया जा रहा है पुलिस के उस एक्शन की करते हैं जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। किसी ने कहा, जिन हाथों में हिफाजत की डोर थी, उन्हीं हाथों में अब खंजर और जंजीर है।
पुलिस की लाठियों ने नौजवानों के हौसले को तोड़ना चाहा, लेकिन वो छात्र गांधी के रास्ते पर चल पड़े हैं। लाठी सहेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये 21वीं सदी की गांधीगिरी है। 150 साल पैदा हुए गांधी के रास्ते पर 15 साल के लड़के भी चल पड़े हैं और 25 साल के नौजवान भी। जंतर मंतर पर पिछले 5 दिनों में ऐसी 50 तस्वीरें आई हैं। जंतर मंतर के पूरे हिंदुस्तान से अब ये तस्वीरें आ रही हैं, जिसने देश को अब झकझोर कर रख दिया है। देश ने बेरहमी की वो तस्वीरें देखी जब ना तो तन पर वर्दी थी, ना दिल में दया और जज्बा आते। लेकिन हम इन तस्वीरों को आपको फिर दिखा रहे हैं और तब तक दिखाएंगे जब तक इन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती जो वर्दी पहनकर कानून हाथ में ले रहे थे। क्योंकि युवाओं के जो सवाल देश का भविष्य तय करते हैं, उनके ऊपर अब और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जी हां, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चाहे वर्दी पहन के हो, चाहे वर्दी के संरक्षण में हो रही हो। जिस दिन दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटने और महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लग रहे हैं, वही दिल्ली पुलिस अब एक और मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस पर युवा आंदोलनकारियों पर पैलेट गन चलाने के भी आरोप लगे हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर 2 दिनों में वायरल हुए। दावा है कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुए, उस दौरान बवाल में रैपिड एक्शन फोर्स या कुछ और जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। दावा यह भी है कि यह पंप एक्शन गन है, पैलेट गन नहीं है। इसमें 12 बोर की गोली होती है, जिसके फटने से छोटे छोटे छर्रे निकलकर इंसान के शरीर में घुस जाते हैं और दर्द करते हैं, चुभते हैं। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पैलेट गन से फायर हुआ है, पैलेट गन से घायल हुए हैं। सफदरजंग अस्पताल की एमएलसी रिपोर्ट में एक पत्रकार के शरीर पर पैलेट इंजरी मार्क्स दर्ज हैं, ये रिपोर्ट पे लिखा गया है। घायल शेख इरशाद मंसूरी का दावा है कि उनके गर्दन और चेहरे से 2 सर्जरी के जरिए पैलेट्स निकाले गए हैं। पैलेट मतलब छर्रे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी एक ट्वीट किया और बताया कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाने वाले सभी दावे भ्रामक हैं, गलत हैं। हमारे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी भी दावों का सच जानने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे। यहां पर विक्टिम कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने बताया वो बहुत चौंकाने वाला है। सुनिए जरा। I'm joined with one of the victims in this case. We are not going to show his face, obviously, because his privacy is very important. But let me show you the kind of injuries which has been there. These are the small wounds which has happened because of the pellets which have been used, and the kind of scary thing which has been there is very alarming. Times Now is the only channel which has managed to, but we are strictly respecting the privacy of the victim in this case. पैलेट गन का मामला बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी भी आज दावा कर रहे हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर कथित तौर पर पैलेट गन से फायर किया गया। राहुल गांधी साहिल नाम के लड़के के साथ आज आए मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उनको। ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। पैलेट गन से बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं कही जा सकती। करीब से फायर किए जाने पर मौत हो सकती है। गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों के एसओपी के मुताबिक यह आखिरी विकल्प होता है किसी प्रदर्शन पे चलाने का। इससे कमांडिंग अफसर जैसे डीएसपी, एसपी या सीआरपीएफ कमांडेंट के आदेश पर ही यह फायर किया जा सकता है। सामान्य स्थिति में तो मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बाद ही आप पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ ने जब इसकी जांच भी शुरू की है कि पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे किया गया 20 जुलाई को। दादर से, मुंबई के दादर से भी पुलिस को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें साफ दिखाई देता है कि एक पुलिस वाला एक महिला के साथ कैसी शर्मनाक हरकत कर रहा है।
वर्षा गायकवाड़ ने इसको ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। उसी की बिना पर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि ये पुलिस वाला महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहा था, गलत जगह हाथ लगा रहा था। लेकिन पुलिस अपनी गलती कहां मान रही है? मुंबई पुलिस ने भी इस वीडियो को लेकर अपना तर्क अब दे दिया है। पुलिस वाले का ध्यान कहीं और था, उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन मुंबई पुलिस भूल रही है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, चारों तरफ कैमरे ऑन है, जनता को सब दिखाई दे रहा है और कैमरे से कुछ छुप नहीं पाता है। मुंबई से एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पवन सांगले नाम का कांस्टेबल छात्रों को नकली ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। तो ये पुलिस वाला जिस तरीके से जेनजी को धमका रहा था, आंदोलनकारी बच्चों को, इन लोगों ने वो शूट कर लिया। यहां पर भी पुलिस की चालाकी नहीं चली। ऑडियो और वीडियो दोनों साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पवन सांगले को अब सस्पेंड कर दिया गया है कि कैसे वो ड्रग्स डाल देने की धमकी करता है। इधर दिल्ली में सवाल उठ रहे थे कि सादी वर्दी में पुलिस के डंडे को लेकर वो कौन लोग घूम रहे हैं जो छात्रों को पीट रहे हैं। अब वो तस्वीर भी क्लियर हो रही है। खुद को गौरक्षक दल का बताने वाले कुछ लोग खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें तो खुली छूट मिली है, वो ऐसे ही गुंडागर्दी करेंगे। आप देखिए कि लोग पुलिस के डंडे लिए हुए हैं, सुनिए इनको जरा। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर ही वीडियो बना, पीछे दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन भी दिखाई देती है। तो क्या दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को हायर किया है, कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है? इसका जवाब भी दिल्ली पुलिस को देना होगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदू रक्षक दल भी यह कह रहा है कि 26 जुलाई को दिल्ली पहुंच रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को बेहद अभद्र भाषा के शब्द का इस्तेमाल किया। मैं वो बोलना भी नहीं चाहता हूं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की बात ये हिंदू रक्षक दल बोल रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सुन रहे होंगे इन लोगों को, इनको कानून हाथ में लेने से रोकेंगे। हिंदू रक्षक दल है, ये धमकियां दे रहे हैं किस तरह, जिससे सरकार बातें कर रही है, जिस ग्रुप से सीजेपी से, उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से खड़े होकर ये उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वीकेंड आ गया है, सैटरडे संडे आ रहा है, आज फ्राइडे की शाम है, दिल्ली के चारों तरफ पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन जो सेंट्रल दिल्ली के है, उसके आसपास के 15-17 स्टेशन 2-3 दिनों से लगातार बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से मैं ये उम्मीद करता हूं कि उनकी पुलिस ऐसे लोगों को, जिनको मैंने अभी दिखाया, चाहे वो वर्दी में थे, चाहे वो नॉन वर्दी में थे, चाहे वो धमकी दे रहे थे, ऐसे लोगों को रोकेगी। ये बैरिकेडिंग जो दिल्ली के चारों तरफ लगाई गई है, इनको रोकने के लिए लगाई गई होगी, छात्रों को नहीं, क्योंकि छात्रों को तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार देश के संविधान ने दिया हुआ है, कानून ने दिया हुआ है। एक तरफ पुलिस पर आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ जेनजी प्रोटेस्टर्स ने भी दिखा दिया है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। मुंबई से ऐसी तस्वीर सामने आई। रिया आहिर नाम की एक मॉडल है, वो प्रोटेस्ट पे पहुंची थी। ये तस्वीर आपने खूब देखी होगी। अब उनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस वैन के सामने ऐसे डट गई जैसे वो बहुत बड़ा एक तरीके से संदेश दे रही हो कि हम पुलिस से नहीं डरेंगे, पुलिस की जातियों से नहीं डरेंगे। Did not show my anger towards them. They did not show me arrogance towards me. They said कि मैडम प्लीज आप करते रहो, आप करते रहो। मैंने बोला, they were like they will leave them आगे जाके छोड़ देंगे। I'm like, if you gonna drop them there, you rather drop them there. दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर कई संस्थानों ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने एक एडवाइजरी अपने छात्रों के लिए जारी कर दी है। वीकेंड है, जैसा कि मैंने कहा, सैटरडे संडे आ रहा है। आईआईटी रुड़की के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि दोनों दिल्ली में हैं, इनके छात्रों और फैकल्टीज़ को कहा गया है कि जंतर मंतर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल होने या वहां जाने से बचें। यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो छात्र कर रहे हैं, वहां जाने से यूनिवर्सिटीज़ इनको एडवाइजरी इशू करके रोक रही हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि वो सोशल मीडिया पर भी इन प्रोटेस्ट को लेकर कोई चर्चा नहीं करें, कोई पोस्ट न डालें। इस एडवाइजरी को राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार अब इन विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा से छात्रों को डराने धमकाने के लिए कर रही है। इस बारे में कानून क्या कहता है वो भी आप सुन लीजिए। और जो इस तरीके की गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि आप अपनी बात नहीं बोल सकते, आप अपना मत प्रकट नहीं कर सकते, ये सारी बातें गैर संवैधानिक हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इनवैलिड हैं। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज हुआ, कानून से जुड़ा हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में संसद में जो हमला हुआ था 20 जुलाई को, वो मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा।
इसमें एनआईए जांच की मांग की गई हाईकोर्ट के सामने, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार तय करेगी कि जांच किस एजेंसी से कराई जानी चाहिए। यह इल्जाम लगे कि इस प्रोटेस्ट में विदेशी एजेंसीज का हाथ है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई को तैयार हो गया है। वो सुप्रीम कोर्ट जो 2 दिन पहले बोल चुका है हमारे पास वक्त नहीं है, फुटेज मत दिखाइएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच अब सोमवार को दिल्ली पुलिस ने जो ज्यादती की है छात्रों पर कथित तौर पर उस मामले की सुनवाई करने वाली है। बात करते हैं एक और आज की बड़े डेवलपमेंट की, बात बाढ़ बारिश की। जो बारिश कभी चिलचिलाती गर्मी से राहत लेकर आती थी, आज वही बारिश आम आदमी के लिए आफत बन गई है। चंद घंटों की बारिश शहरों की सूरत बिगाड़ रही है, खासकर वो शहरें जिन्हें स्मार्ट सिटी कहा जाता है। वहां की सड़कें दरिया बन चुकी हैं, गाड़ियां पानी में रेंग रही हैं और तो और मानसून से पहले किए गए प्रशासन के तमाम दावों की कलई खुल गई है। पूरे देश में इस वक्त मानसून की झमाझम बारिश का दौर जारी है, लेकिन गुजरात में आसमान से बरस रहा पानी अब लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत बना हुआ है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ग्राउंड जीरो की वो खौफनाक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले जरा अपने स्क्रीन पर windy.com की इस लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज को देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गुजरात के बड़े हिस्से में घने बादलों का जबरदस्त डेरा है, खासकर मध्य और दक्षिण गुजरात में। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा बारिश गुजरात पश्चिमी भारत में रिकॉर्ड हो रही है। सैटेलाइट इमेज में दिख रहे ये घने बादल गवाही दे रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, अभी और बारिश इस इलाके में हो सकती है। विकास के तमाम दावों और स्मार्ट सिटी के गुरूर को इस वक्त कुदरत की एक ही लहर ने तिनके की तरह बिखेर कर रख दिया है। गुजरात जल रहा है आग से नहीं बल्कि पानी के उस प्रहार से जिसने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। राजकोट हो, अहमदाबाद हो या फिर सूरत, हर जगह से तस्वीरें भयावह आई हैं। जहां कभी गाड़ियां फर्राटे भरती थी, वहां आज तेज धारा में कारें तिनके की तरह बहती नजर आ रही हैं। पानी की प्रचंड लहरों के साथ एक कार का बहना कुदरत की ताकत का बस एक छोटा सा नमूना है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं जैसे प्रकृति इंसानी सभ्यता को चुनौती दे रही हो। इमारतें डूब चुकी हैं, लोग घरों में कैद हैं और राहत की उम्मीद हर गुजरते पल के साथ दम तोड़ रही है। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां मानसून की बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। शहर के साथ साथ गांव के इलाकों में भी लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। धोराजी के परबड़ी गांव और वीरपुर गांव में नदी का उफनता पानी सड़क पर आ गया है। तेज बारिश के बीच पानी की प्रचंड धारा की चपेट में जो भी आया वो बह गया। राजकोट के बाद अब जरा अहमदाबाद का हाल देखिए। शहर की आर्थिक धड़कन, ड्राइव इन रोड अब सन्नाटे और जल प्रलय की चपेट में है। इंद्रप्रस्थ टावर की ये तस्वीर देखकर हर कोई शॉक्ड है। एक शानदार कॉम्प्लेक्स जिसकी दुकानें कभी चहल पहल से भरी रहती थीं, आज पूरी तरह पानी में डूब चुका है। सूरत के पोद्दार आर्किड जैसी त्रासदी अब अहमदाबाद में भी नजर आ रही है। व्यापारियों का करोड़ों रुपए का माल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक पल में बह गया। साथ ये सोसाइटी के ये जो नीचे दुकान है, कॉम्प्लेक्स के लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। क्या माहौल है कल से यहाँ पर? सर, कल से क्या हुआ कि कल पूरे दिन बारिश था, उसकी वजह से तो पूरा पानी भर गया था। मेरे यहाँ कपड़े की शॉप है, तो कल भी वो गाड़ी को बुलाया था, लेकिन वो गाड़ी से बुलाने से कुछ पानी का हल नहीं हुआ था। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एएमसी से भी रिक्वेस्ट है, फायर ब्रिगेड से भी रिक्वेस्ट है कि हमारा पानी निकल सके, ऐसी कोई मशीन यहाँ भेजी जाए कि जिससे हम ये पानी का फोर्स अगर बाहर निकल जाए तो हम अपनी दुकानें खोल सके और अंदर का माल जो भी है उसको ठीक कर सके। सबका बहुत ज्यादा नुकसान है। कितना नुकसान हुआ है लोगों? सर, किसी मेरा अंदर कपड़े का माल 20-25 लाख का माल था, मेरा खुद का स्टॉक इतना था, किसी का 5 लाख का था, किसी का 10 लाख का था। सबका नुकसान हुआ है और सब खत्म हो चुका है सर, ऐसा है। मेहनत की कमाई पर पानी फिर गया है और अब भविष्य की चिंता इन दुकानदारों को रात दिन परेशान कर रही है। तबाही और खौफ के इस मंजर के बीच जब आम आदमी ने मौत को सामने देखा, तब देवदूत बनकर सामने आई खाकी। वो खाकी जो यहाँ दिल्ली में तो बदनाम हो रही थी, लेकिन गुजरात में बड़ा काम कर रही है। वलसाड से लेकर नवसारी तक फैले इस जल तांडव के बीच जब उम्मीदें डूब रही थी, तब एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और गुजरात पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। देखिए कैसे चला मौत के मुंह से जिंदगियां बचाने वाला ये महा रेस्क्यू ऑपरेशन। नवसारी के गणदेवी में विकराल बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। तेज बारिश और उफनते पानी में कई मजदूर बुरी तरह फंस गए थे। मौत उनके सामने खड़ी थी।
ठीक उसी समय इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर आसमान में दिखे। मदद की रस्सी और बचाव दल के जवान देखकर फंसे मजदूरों के चेहरों पर उम्मीद की किरण लौट आई। पानी के तेज बहाव और भारी बारिश के बीच एक एक कर 30 से ज्यादा मजदूरों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। उधर वलसाड़ जिले में आई ऐतिहासिक बाढ़ के बीच एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर डटी हैं। नाना पोढ़ा तालुका के पंडोल गांव में एनडीआरएफ ने एक बड़ा मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सबसे खौफनाक मंजर तब दिखा जब एक बस पूरी तरह पानी में फंस गई। बस के अंदर पानी भर रहा था और उसकी छत पर 10 से ज्यादा लोग जान बचाने के लिए खड़े थे। नीचे मौत की उफनती नदी और ऊपर बस की छत पर अटकी सांसें, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने साहस का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए उन सभी को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। आराम से इस साइड बैठो। सिर्फ एनडीआरएफ ही नहीं, वलसाड़ पुलिस ने भी बाढ़ के तेज पानी में फंसे मासूम बच्चे, महिला और बुजुर्गों को मौत के मुंह से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कुछ ने नावों के सहारे तो कुछ ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बाहर निकाला। उम्मीद करनी चाहिए कि बारिश का कहर समाप्त होगा और गुजरात में बहुत जल्द जीवन सामान्य होगा। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करूंगा पब्लिक व्यू की, मेरा फेवरेट सेगमेंट। आज के आप लोगों के व्यूज क्या है? हिमानी रावत जी का एक पोस्ट हमारी टीम ने सिलेक्ट किया है। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया मगर छात्रों का अनशन जारी है। संघर्ष खत्म करने के लिए सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए मंत्री का। नया नियम होगा, नया मंत्री नया आगाज करेंगे। एक और व्यू है इसी प्रोटेस्ट पर संध्या मिश्रा जी का। सीजेपी का मकसद छात्रों को उनका हक दिलाने का था। अगर इस्तीफा नहीं होता है और सख्त कानून बन जाता है तब भी ये संघर्ष खत्म करना चाहिए। तो आज मेरे साथ इतना ही। चक्रव्यूह में अब आपके साथ मुलाकात होगी कल शाम चक्रव्यूह स्पेशल।